नमस्कार। आज हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया गया है। यह कोर्स छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पढ़ाया जाता है। यह तीसरे सेमेस्टर का एक को-करिकुलर पाठ्यक्रम है जिसका शीर्षक मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है। मैं अनिल सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन UIET CSJMU कानपुर से यह लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हम विभिन्न मानव मूल्यों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस प्रस्तुति को तैयार करने में हमने कई महत्वपूर्ण सोर्सों का सहारा लिया है। इनमें चक्रवर्ती, खंडेलवाल, नंदा गोपाल, सुब्बाराव, टाटा, मूर्ति, सिंह जैसे विद्वानों के काम शामिल हैं। साथ ही विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को भी शामिल किया गया है। ये सभी स्रोत हमें मानव मूल्यों की गहरी समझ प्रदान करते हैं। अब हम प्रस्तुति के पहले मुख्य भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रबंधन में सांस्कृतिक अंतर मानव मूल्य। आज के वैश्वीकृत व्यापार वातावरण में संगठनों को विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इस स्थिति में सांस्कृतिक अंतर मूल्यों की समझ और उनका अनुप्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सांस्कृतिक अंतर मूल्य वे सार्वभौमिक मानव मूल्य हैं जो राष्ट्रीय, जातीय या सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। इनका अर्थ है कि ये मूल्य सभी संस्कृतियों में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, चाहे वे किसी भी देश या संस्कृति से संबंधित हों। प्रबंधन में ये मूल्य वैश्विक संगठनों में विविध टीमों के लिए एक सामान्य नैतिक आधार प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच परस्पर समझ, विश्वास और सहयोग बढ़ता है। सांस्कृतिक अंतर मूल्य प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण है? पहला कारण है वैश्वीकरण। आज के समय में संगठन कई देशों में फैले हुए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में काम करते हैं। दूसरा कारण है कार्यबल विविधता। जब एक टीम में विभिन्न संस्कृतियों के लोग होते हैं तो उन्हें एकजुट करने के लिए साझा मूल्यों की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण है नैतिक नेतृत्व, जो निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करता है। और चौथा कारण है स्थिरता, क्योंकि वैश्विक जिम्मेदारी निभाने के लिए सार्वभौमिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक अंतर मूल्यों के मुख्य तत्व क्या हैं? पहला है ईमानदारी, जिसका अर्थ है निर्णयों में ईमानदारी और पारदर्शिता। दूसरा है सम्मान और गरिमा, जिसका अर्थ है सभी संस्कृतियों में व्यक्तियों का मूल्यांकन। तीसरा है जिम्मेदारी और जवाबदेही, यानी अपने कार्यों का स्वामित्व लेना। चौथा है निष्पक्षता और न्याय, जिसका अर्थ है अवसरों और परिणामों में समान व्यवहार। पांचवा है करुणा और सहानुभूति, यानी दूसरों के दृष्टिकोणों को समझना। छठा है सेवा और प्रबंधन, जिसका अर्थ है समुदाय और पर्यावरण के लिए काम करना। और सातवां है सहयोग और सामंजस्य, यानी सांस्कृतिक सीमाओं के पार टीम वर्क करना। भारतीय दर्शन में कई ऐसे मूल्य हैं जो सांस्कृतिक अंतर संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हैं। पहला है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। यह अवधारणा समावेशिता को बढ़ावा देती है। दूसरा है धर्म, जिसका अर्थ है धार्मिकता या नैतिक जिम्मेदारी। तीसरा है सेवा, जिसका अर्थ है दूसरों का कल्याण। चौथा है समत्व, जिसका अर्थ है
समानता या निष्पक्षता और समानता। और पांचवा है अहिंसा, जिसका अर्थ है अहिंसा या शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान। ये सभी मूल्य आज के वैश्विक संगठनों में अत्यंत उपयोगी हैं। सांस्कृतिक अंतर मूल्यों का प्रबंधन में कैसे अनुप्रयोग होता है? पहला अनुप्रयोग नेतृत्व में है, जहां नेता सार्वभौमिक मूल्यों के रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग मानव संसाधन और विविधता प्रबंधन में है, जहां समावेशी भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाती है। तीसरा अनुप्रयोग सांस्कृतिक अंतर संचार में है, जहां सांस्कृतिक अंतरों का सम्मान करते हुए साझा मानव मूल्यों पर जोर दिया जाता है। चौथा अनुप्रयोग संघर्ष समाधान में है, जहां निष्पक्षता, सहानुभूति और संवाद लागू किया जाता है। और पांचवा अनुप्रयोग सीएसआर और स्थिरता में है, जहां लाभ से परे जिम्मेदारी निभाई जाती है समाज और पर्यावरण के लिए। सांस्कृतिक अंतर मूल्यों को अपनाने से क्या लाभ होते हैं? पहला लाभ है वैश्विक टीमों में बढ़ा हुआ विश्वास और सहयोग। जब टीम के सभी सदस्य साझा मूल्यों का पालन करते हैं तो उनके बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। दूसरा लाभ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा। जो संगठन सांस्कृतिक अंतर मूल्यों का पालन करते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। तीसरा लाभ है नैतिक शासन और कम संघर्ष। चौथा लाभ है विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से नवाचार। और पांचवा लाभ है वैश्विक जिम्मेदारी के साथ स्थिर विकास। सांस्कृतिक अंतर मूल्यों को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है सांस्कृतिक सापेक्षवाद बनाम सार्वभौमिकता, यानी मूल्य व्याख्याओं में अंतर। दूसरी चुनौती है स्थानीय परंपराओं और वैश्विक नीतियों के बीच मूल्य टकराव। तीसरी चुनौती है मूल्यों का आभास करने में नेतृत्व असंगति। और चौथी चुनौती है अभ्यास के बिना उथले मूल्य वक्तव्यों का जोखिम। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक अंतर मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां हैं। पहली रणनीति है सांस्कृतिक अंतर प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम। दूसरी रणनीति है संगठनात्मक दृष्टि, मिशन और नीतियों में मूल्यों को एम्बेड करना। तीसरी रणनीति है सभी भौगोलिक क्षेत्रों पर लागू होने वाले नैतिक आचार संहिता। चौथी रणनीति है नेतृत्व मॉडलिंग और जवाबदेही प्रणाली। और पांचवी रणनीति है सांस्कृतिक अंतर मूल्यों का प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की मान्यता। ये रणनीतियां संगठनों को सांस्कृतिक अंतर मूल्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। अब हम प्रस्तुति के दूसरे मुख्य भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण का दर्शन। स्वामी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे, जिन्होंने चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया। उनका दर्शन आज भी प्रासंगिक है और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के लिए मार्गदर्शक। स्वामी विवेकानंद एक प्रखर आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे, जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति की नींव के रूप में मनुष्य निर्माण, शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। उनके लिए शक्ति, पवित्रता और आत्मविश्वास चरित्र का सार थे। उनका मानना था कि बिना मजबूत चरित्र के व्यक्ति या राष्ट्र दोनों ही प्रगति नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण के मुख्य विचार क्या हैं? पहला विचार है शक्ति जीवन है। वे कहते थे कमजोरी मृत्यु है। उनके अनुसार सच्चा चरित्र आंतरिक शक्ति से आता है, डर या निर्भरता से नहीं। दूसरा विचार है चरित्र का आधार के रूप में पवित्रता। वे मानते थे कि विचार,
शब्द और कर्म की पवित्रता आवश्यक है और नैतिकता और नीति शास्त्र लगाए नहीं जाते बल्कि आत्म अनुशासन से उत्पन्न होते हैं। तीसरा विचार है आत्मविश्वास और अपने आप में विश्वास। वे कहते थे, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। चौथा विचार है सेवा और जिम्मेदारी। उनके अनुसार चरित्र मानवता की निस्वार्थ सेवा के माध्यम से विकसित होता है। पांचवा विचार है मनुष्य निर्माण के रूप में शिक्षा। वे मानते थे कि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता का प्रकटीकरण होना चाहिए और चरित्र के बिना ज्ञान अपूर्ण है। और छठा विचार है सिर, दिल और हाथ का एकीकरण। इसका अर्थ है कि सिर ज्ञान का प्रतीक है, दिल करुणा और नैतिक मूल्यों का, और हाथ कार्रवाई और सेवा का। स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण के दर्शन के व्यवहारिक आयाम क्या हैं? पहला आयाम है अनुशासन और आत्मनियंत्रण। इसका अर्थ है प्रलोभनों का प्रतिरोध करना और नैतिक रूप से जीना। दूसरा आयाम है आध्यात्मिक नींव। इसका अर्थ है आंतरिक शक्ति के लिए योग, ध्यान और प्रार्थना जैसे उपकरणों का उपयोग करना। तीसरा आयाम है रोल मॉडल। इसका अर्थ है कि शिक्षकों और नेताओं को उन मूल्यों का पालन करना चाहिए जो वे पढ़ाते हैं। और चौथा आयाम है राष्ट्र निर्माण, जिसका अर्थ है कि मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति सामूहिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण का दर्शन आज भी कितना प्रासंगिक है। शिक्षा में उनके विचारों के अनुसार मूल्यों और नीति शास्त्र को एकीकृत करने वाले समग्र पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। प्रबंधन और नेतृत्व में उनके विचारों पर ईमानदारी, सेवा और शक्ति पर जोर दिया जा सकता है। युवा विकास में उनके विचारों के अनुसार साहस, लचीलापन और जिम्मेदारी का पोषण किया जा सकता है। और वैश्विक संदर्भ में उनके विचारों के अनुसार चरित्र को शांति और सहयोग के लिए सामान्य आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण के दर्शन के लिए हमने दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। पहले प्राथमिक स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद के लेखन और भाषण, जैसे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, माई इंडिया, द इंडिया इटर्नल और एजुकेशन एंड कैरेक्टर। दूसरे द्वितीयक स्रोत हैं विद्वानों की व्याख्याएं, जैसे भयांश शर्मा और नंदा द्वारा लिखित पुस्तकें। यह सभी स्रोत हमें विवेकानंद के दर्शन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। अब हम प्रस्तुति के तीसरे मुख्य भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, गांधी की 7 पापों की अवधारणा। महात्मा गांधी ने 7 ऐसे सामाजिक पापों की पहचान की जो मानव चरित्र और समाज को कमजोर करते हैं। ये 7 पाप आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उन्हें पहचानने के समय थे। महात्मा गांधी, जिन्होंने आध्यात्मिक और नैतिक परंपराओं से प्रेरणा ली, ने 7 सामाजिक पापों की पहचान की जो मानव चरित्र और समाज को कमजोर करते हैं। वे पहली बार यंग इंडिया 1925 में प्रकाशित हुए थे। गांधी जी का मानना था कि ये 7 पाप व्यक्तियों, नेताओं और संगठनों के लिए एक नैतिक कंपास के रूप में काम करते हैं जो उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। गांधी जी द्वारा पहचाने गए 7 पाप क्या हैं? पहला पाप है बिना काम के धन, जिसका अर्थ है शोषण, अटकलों या भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना। गांधी जी श्रम की गरिमा और ईमानदार प्रयासों पर जोर देते थे। दूसरा पाप है बिना विवेक का आनंद, जिसका अर्थ है जिम्मेदारी या नीतियों के बिना आनंद की तलाश। वे उपभोक्तावाद
लत और लापरवाह व्यवहार के खिलाफ चेतावनी देते थे। तीसरा पाप है बिना चरित्र का ज्ञान, जिसका अर्थ है नैतिकता और ईमानदारी के बिना शिक्षा या बुद्धिमत्ता। वे मानते थे कि ज्ञान का उपयोग हेरफेर के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होना चाहिए। चौथा पाप है बिना नैतिकता का वाणिज्य, जिसका अर्थ है निष्पक्षता, पारदर्शिता या सामाजिक चिंता के बिना व्यापार प्रथाएं। वे नैतिक व्यापार और ट्रस्टीशिप पर जोर देते थे। पांचवा पाप है बिना मानवता का विज्ञान, जिसका अर्थ है विनाश या शोषण के लिए दुरुपयोग किया गया वैज्ञानिक प्रगति। वे मानते थे कि प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा करनी चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। छठा पाप है बिना त्याग का धर्म, जिसका अर्थ है करुणा, सहिष्णुता या सेवा के बिना आस्था। वे मानते थे कि सच्चा धर्म निस्वार्थता और सामाजिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। और सातवां पाप है बिना सिद्धांत की राजनीति, इसका अर्थ है नैतिकता या जवाबदेही के बिना शक्ति की तलाश। वे नैतिक नेतृत्व और सेवा उन्मुख शासन की वकालत करते थे। गांधी जी के 7 पापों का दार्शनिक आधार क्या है? ये 7 पाप धर्म और अहिंसा में निहित हैं। ये गांधी जी के सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के विचारों से भी जुड़े हुए हैं। इन 7 पापों का मुख्य उद्देश्य समाज में शोषण को रोकना और सामंजस्य को बढ़ावा देना है। गांधी जी मानते थे कि यदि हम इन 7 पापों से बचें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जी के 7 पाप आज भी कितने प्रासंगिक हैं? बिना काम के धन आज भ्रष्टाचार और अटकलबाजी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। बिना विवेक का आनंद आज उपभोक्तावाद और पर्यावरण संकट के रूप में दिखाई देता है। बिना चरित्र का ज्ञान आज एआई का दुरुपयोग, फेक न्यूज और साइबर अपराध के रूप में दिखाई देता है। बिना नैतिकता का वाणिज्य आज अनैतिक व्यापार और स्वेटशॉप के रूप में दिखाई देता है। बिना मानवता का विज्ञान आज जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी हथियारों के रूप में दिखाई देता है। बिना त्याग का धर्म आज असहिष्णुता और कट्टरता के रूप में दिखाई देता है। और बिना सिद्धांत की राजनीति आज जनवाद, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी के रूप में दिखाई देती है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि गांधी जी के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। गांधी जी के 7 पापों के लिए हमने 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। पहले प्राथमिक स्रोत हैं गांधी जी के लेखन जैसे यंग इंडिया और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। दूसरे द्वितीयक स्रोत हैं विद्वानों की व्याख्याएं जैसे फिशर, परेख और डॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तकें। ये सभी स्रोत हमें गांधी जी के विचारों की गहरी समझ प्रदान करते हैं। अब हम प्रस्तुति के चौथे और अंतिम मुख्य भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति थे, जिन्होंने शिक्षा और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि माता पिता और शिक्षक एक बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रखर वैज्ञानिक, शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति मानते थे कि चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा एक मजबूत राष्ट्र की नींव है। वे अक्सर कहते थे, भारत को बदलने का सबसे अच्छा तरीका युवाओं के मन को शिक्षा के माध्यम से जगाना है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का भी माध्यम है। डॉक्टर कलाम के अनुसार माता पिता की भूमिका क्या है? पहली भूमिका है बच्चे के पहले शिक्षक के रूप में। माता पिता बच्चे के प्रारंभिक वर्षों से ही उनके
मूल्यों, अनुशासन और आदतों को आकार देते हैं। पारिवारिक वातावरण बाहरी कारकों की तुलना में चरित्र को अधिक प्रभावित करता है। दूसरी भूमिका है मूल्यों को इंस्टिल करना। माता पिता को बच्चों को ईमानदारी, करुणा, परिश्रम और दूसरों के प्रति सम्मान सिखाना चाहिए और जो वे पढ़ते हैं उसे व्यवहार में लागू करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरी भूमिका है जिज्ञासा को पोषित करना। माता पिता को बच्चों को प्रश्न पूछने, खोजने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच का समर्थन करना चाहिए। चौथी भूमिका है आत्मविश्वास बनाना। माता पिता को बच्चों को भावनात्मक समर्थन और आत्मविश्वास प्रदान करना चाहिए और उन्हें साहस के साथ असफलताओं का सामना करने में मदद करनी चाहिए। कलाम अक्सर याद करते थे कि उनके माता पिता की सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता ने उनके जीवन को कैसे आकार दिया। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षकों की भूमिका क्या है? पहली भूमिका है राष्ट्र निर्माता के रूप। शिक्षक केवल ज्ञान प्रदाता नहीं है, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों के निर्माता भी है। दूसरी भूमिका है युवा मन को जगाना। शिक्षकों को छात्रों को दृष्टि, जिज्ञासा और नवाचार की भावना से प्रेरित करना चाहिए और रटने से परे जाकर महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरी भूमिका है रोल मॉडल के रूप। शिक्षकों को ईमानदारी, अनुशासन और सेवा के मूल्यों को जीना चाहिए, क्योंकि छात्र पाठ्यपुस्तकों की तुलना में एक शिक्षक के आचरण से अधिक सीखते हैं। चौथी भूमिका है मार्गदर्शन और मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षकों को व्यक्तिगत प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना चाहिए और छात्रों को लचीलापन देने के साथ चुनौतियों का सामना करने में समर्थ देना चाहिए। पांचवी भूमिका है मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना। शिक्षकों को नीति शास्त्र, सहानुभूति और जिम्मेदारी को सीखने में एकीकृत करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र अच्छे पेशेवरों के साथ साथ अच्छे इंसान भी बने। कलाम अक्सर कहते थे, एक शिक्षक को युवाओं के मन को जगाना चाहिए और उनमें मैं कर सकता हूं की भावना को विकसित करना चाहिए। आज हमने मानव मूल्यों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा की। हमने सांस्कृतिक अंतर मानव मूल्यों, स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण के दर्शन, गांधी की 7 पापों की अवधारणा और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा, माता पिता चरित्र के बीज बोते हैं और शिक्षक ज्ञान और दृष्टि की लौ जगाते हैं। दोनों को मूल्य चालित, आत्मविश्वासी और नवीन युवाओं को पोषित करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वे एक मजबूत, विकसित भारत की नींव हैं। धन्यवाद।